अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुरान रिप्ले के एक को लेकिन स्पेशल एपिसोड के साथ 25 मार्च जब भी आता है पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए ऐसा लगता है कि दोबारा से वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। 29 साल पहले 25 मार्च 1992 को पाकिस्तान ने क्रिकेट की दुनिया में पहली बार वर्ल्ड टाइटल जीता। पाकिस्तान हम ये कह सकते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट बल्कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा बाब जिसके मुतालिक जब बात की जाती है, ये मनाजिर आपके सामने आते हैं। ये रमीज़ राजा साहब का आखिरी कैच हो, इमरान साहब का जो हवा में हाथ बुलंद करना, फिर उसके बाद तमाम खिलाड़ियों के सजदे करना, फिर ट्रॉफ़ी इमरान खान का हवा में बुलंद करना, ये तमाम वो शॉट्स हैं जितनी दफ़ा देखें उतने अच्छे लगते हैं। और ये भी जो गाना स्पेशली था न्यूजीलैंड के सिंगर का, आई थिंक शायद पता नहीं न्यूजीलैंड में ये पॉपुलर इतना हुआ ही नहीं हुआ, बट पाकिस्तान उस ज़माने में जिन लोगों ने इस वर्ल्ड कप को देखा था उनकी यादों के साथ लाइफ टाइम जुड़ गया है। और जब भी 25 मार्च आता है तो इन बातों को करने का बड़ा मज़ा आता है। और आज मेरे साथ शख्सियत मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, वॉइस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट तो हैं ही, लेकिन 92 के वर्ल्ड कप का आखिरी कैच किसने जीता था ये आप क्विज़ लगा दें और आप देखिए तमाम लोगों ने एक ही जवाब देना है और वो बिल्कुल ठीक जवाब होगा। रमीज़ राजा साहब मेरे साथ मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रमीज़ भाई थैंक यू सो मच। और लोग हमेशा इस बहुत डिफरेंट सवाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपसे एक डिफरेंट अंदाज से 92 वर्ल्ड कप के बारे में पूछूंगा। रमीज़ भाई, अगर पाकिस्तान ने 92 का वर्ल्ड कप ना जीता होता तो पाकिस्तान क्रिकेट या रमीज़ राजा जो खुद अब माशाल्लाह क्रिकेट में इतना नाम बना चुके हैं, अगर ना जीता होता तो क्या कमी होती? देखिए, अगर 92 वर्ल्ड कप ना जीता होता तो इमरान खान ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना था। सबसे इम्पोर्टेंट तो काम ये किया है आप लोगों ने, क्योंकि उसी फोर्स की बुनियाद पे के लीडरशिप इतनी बड़ी है और क्वालिटीज उनमें जो थी उनको फिर प्राइम मिनिस्टरशिप मिली। फिर हमारा नाम दुनिया में नहीं होना था। एक तरह से पाकिस्तान की क्रिकेट रीलॉन्च हुई थी वर्ल्ड कप 92 के बाद। फिर आपके पहली दफा उसके बाद सुपरस्टार्स बने, क्योंकि जिन्होंने परफॉर्मेंसेस दी वर्ल्ड कप में उनके नाम जो है वो सुनहरी रूप से याद रखे जाते हैं अभी भी, फॉर्चुनेटली, जो बहुत अच्छी बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ये अपने वीडियो पे भी कहा है कि उस वक्त लोग यही कह रहे थे कि इंडिपेंडेंस के बाद हमें इतनी ज्यादा खुशी कभी महसूस नहीं हुई है। सो पाकिस्तान जैसे सारा हंस रहा था और खुश था, और वो हमें उनके चेहरों से जब हम यहाँ पे आए, पाकिस्तान लैंड किया लाहौर के एयरपोर्ट पे, तो पहली दफा जो हमने मंजर देखा एक समंदर लोगों का और कितने वो खुश थे, बस वही हमारे लिए जो एक जीत का सबसे बड़ा तोहफा है। अच्छा, 92 वर्ल्ड कप रमीज़ भाई बहुत हमने किस्से सुने हैं, बहुत सारी आप लोग के इंटरव्यू सुने हैं, बट स्पेसिफिकली आज मैं 92 वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन के बारे में जरूर जानना चाहूँगा। ऑब्वियसली इतना बड़ा फाइनल, इंग्लैंड उस ज़माने में अच्छी खासी टीम, बल्कि उनका जो वर्ल्ड कप हमसे बहुत बेहतर जा रहा था। फिर हमारे साथ जो एक ग्रुप मैच में भी ऑब्वियसली 72 पे ऑल आउट होना, उस वक्त की इंग्लैंड की टीम बड़ी ज़बरदस्त थी। अब तो खैर वो और भी ज़बरदस्त हो गए हैं, बट आपको एग्जैक्टली क्या याद है नवीस भाई, स्पेशली फाइनल डे पे पहली इंटरेक्शन जो टीम की हुई या उस दिन टॉस से पहले, क्या उस दिन की बातें आपको याद आ रही हैं? देखिए, पहले तो मैं रात की जिक्र करता हूँ कि हम पहुंच गए फाइनल में। सो बड़े बड़े किस्से थे, मैंने किताबें पढ़ी हुई थी कि जी जब वर्ल्ड कप का फाइनल होता है उससे पहले नींद नहीं आती है रात को, फिर दो थियोरीज चल रही थी हमारे ड्रेसिंग रूम में कि कम सोया जाए ताकि प्रेशर नहीं आएगा, ज्यादा सो लिया तो इसका मतलब आप प्रेशर में ही रहेंगे, जल्दी से सोने की कोशिश मत करें, नींद आती है तो तभी सोएं। सो इसकी भी इंस्ट्रक्शंस जो थी एक तरह से टीम मीटिंग में जो एक दो दिन पहले हुई थी उसमें भी बात की गई थी, मगर शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग थी हमारी। मेरे ख्याल में 5 मिनट की थी। इमरान खान टॉस जीत के आए और कहा उन्होंने कि हम ये वर्ल्ड कप नहीं हार सकते हैं। सो इसलिए कह रहे थे कि ग्रैंड बूच की बॉडी लैंग्वेज नहायत ही कमजोर है, खौफजदा है, डरे हुए हैं। और फिर जो मकसद था, मैं बार बार यही कहता हूँ, वो बहुत अजीम था। कैंसर हॉस्पिटल बनना था और फिर हम लड़ लड़ के, मर मर के, हार हार के खड़े हुए, फिर क्रूशल मोमेंट्स पे कॉम्बिनेशन हमारा ठीक हुआ, फिर हमने एज ए टीम फॉर्म पकड़ी और आखिरी के जो 5 लगातार मैच जीतने थे वो हमने जीते। लक बहुत काम करती है वर्ल्ड कप में। सो एक तो मुझे याद है वो सुबह जैसे हम वॉक करके गए, क्योंकि मेलबर्न जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से, इकट्ठे थे और खुशी बेइंतहा थी। और फिर जैसे गए तो मतलब मेरा है कि बेखौफी भी थी, इसलिए कि हमने कहा कि इतनी जबरदस्त हमारी फॉर्म है, हमारे पास हम विनिंग मोमेंटम है, हम हार ही नहीं सकते हैं। सो फिर नुसरत फतेह अली खान की कवालियां थी, तो इस लिहाज से भी एक हमें हिम्मत मिलती रही। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और वो सारे किस्से स्पेशली मुझे याद है अखबार वतन, बल्कि उस ज़माने मुनीर साहब को जो होता था वहाँ हमने बड़े एडिशन पढ़े और उसमें सारे आप लोग के बड़े इंटरव्यूज़ पढ़े। बट इवेंचुअली अगर हम वापस थोड़ा रिवाइंड कर लें, और वेस्ट इंडीज़ का मैच मुझे हल्का फुल्का याद है,
उस मैच में जिस तरह ब्रायन लारा ने थोड़ी बहुत पिटाई की थी तो लग रहा था कि बहुत ही वो बड़ा बैट्समैन आ गया, तो मुझे ये याद पड़ता है। लेकिन दूसरा स्टार्ट इतना अच्छा नहीं था, इवेंचुअली जिम्बाब्वे का मैच जीते, श्रीलंका, लेकिन फिर वही जैसे आप बात कर रहे हैं। अगर आप टूर्नामेंट को क्या रमीज भाई दो फेजेज में तो क्लियरली डिवाइड कर सकते हैं कि पहला फेज मिला जुला होता होता इवेंचुअली अगर मगर पे भी आ गया था, वो आपको डेफिनेटली अगर आपको याद हो वो कितना नेगेटिव हो गया था, और उस वक्त खान साहब की क्या सोच हुआ करती थी? देखिए नेगेटिविटी जो थी वो तो लाजमी बात है जब आप हार रहे हो, और मतलब इंडिया से हारना एक बहुत बड़ा धचका लगा था। फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी हमारी सिचुएशन चल रही थी, वो मैच हाथ से निकला। वो इंजमाम का फेमस जॉन डी रोड्स का रन आउट था, क्योंकि वो इमरान खान के साथ उनकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी चल रही थी। सो हारने से तकबीयत तो नहीं मिलती है, मगर एक जज्बा जरूर था। और फिर वो लार्जर जो गोल था, जिससे कहते हैं ना कि कोई भी चीज जिंदगी में हासिल करनी है मकसद होना चाहिए। सो मकसद पूरा बहुत बड़ा था और हम पुरअज़म थे। और फिर वही बात है कि अगर नीयतें साफ होती है, और मेरा तो ईमान है वर्ल्ड कप में कितने मुझे लेसन्स मिले हैं कि एडवर्सिटी में, मुश्किलात में घबराहट का शिकार नहीं आपने होना, और अच्छे की आवाज लगेगी और आप मेहनत करते रहें और लड़ते रहें एंड तक, डोंट गिव अप। फिर किस्मत आपके साथ होती है अगर आपकी नीयत साफ होती है, और इवेंचुअली फिर क्योंकि मेहनत आपने की होती है तो कॉम्बिनेशन क्लिक करता है, और मुश्किल मराहलों से फिर ऊपर वाला आपको निकालता है और फिर आपको सुरखरू करता है। सो अगर जीत की लगन है, फोकस ठीक है, मकसद नेक है, आपने काम किया हुआ है, आपने मेहनत की हुई है, और जज्बा जो है आपके पास है, तो फिर हार जो है ना वो इम्पॉसिबल सिचुएशन हो जाती है। सो डिप्रेशन थोड़ा सा था, मगर ऐसा नहीं था कि हम अब कुछ कर नहीं सकते। अगर ऐसी सूरत हाल होती कि हम बिल्कुल ही एक नेगेटिव स्पाइरल में चले गए होते तो फिर लगातार 5 या 6 मैच हम कैसे जीत जाते। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और रमीज भाई अगर हम प्लानिंग की बात करें क्रिकेटिंग वाइज, ऑब्वियसली सिचुएशन तो अगर मगर वाली भी आ गई थी, लगातार मैचेस भी जीतना थे, बट आप समझते हैं कि जैसे उस ज़माने में लेग स्पिनर इतना रेगुलर नहीं खेला करते थे, मुश्ताक अहमद का यूटिलाइजेशन उनको खिलाया जिस अंदाज से गया, फिर वसीम जिस तरह की तेज़ बॉलिंग कर रहे थे। हालांकि शायद मुझे याद पड़ता है रमीज भाई के पूरे 5 बॉलर भी तगड़े नहीं थे हमारे पास, 2 या 3-4 बॉलर थे, उनमें से एक आध के साथ कभी इजाज बॉल कर रहे हैं, कभी इमरान खान उस ज़माने में शोल्डर इंजरी के साथ कुछ ओवर निकाल लिया करते थे। आपके ख्याल में क्या वो बेसिक एलिमेंट था क्रिकेटिंग वाइज, दुआओं के अलावा या थोड़ा बहुत लक के अलावा, जिसने एक्चुअली इस जीत की बुनियाद रखी? शायद हमने एक प्रॉपर ओडीआई क्रिकेट की टीम उतार दी जिसमें एक तेज़ बॉलर तो था ही, लेग स्पिनर, और फिर हमारे बैटिंग में भी एक यूथ भी मौजूद थी। आप थे, जावेद मियादाद तो ऑब्वियसली एक्सपीरियंस, पर इंतजाम, फिर आमिर सोहेल, इस मतलब आपके ख्याल में एग्जैक्टली वो क्रिकेटिंग क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम वो मैचेस जीतने में, फिर इवेंचुअली वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुए? देखिए एक तो हर कोई इंडिविजुअल लेवल पे क्लिक करता गया। सो श्रीलंका में कोई हीरो और था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हीरो और था, न्यूजीलैंड के खिलाफ नया हीरो था, फिर इसी तरह से हमारी फॉर्म पिक होती गई। तो सही टाइम पे क्लिक करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल ये गिग है वर्ल्ड कप की, क्योंकि आप फॉर्म बड़ी जल्दी से लूज भी कर जाते हैं। फिर जो असल बात थी कि हमारे पास विकेट टेकिंग 3 बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस थे, एक आकिब थे, एक मुश्ताक थे, एक बाल सिकंदर भी, तो 2 लेग स्पिनर्स के साथ हम गए हुए थे, और फिर वसीम अकरम। इमरान खान का बाजू जो था वो प्रॉब्लम दे रहा था उनको, मगर वो आके चेंज ऑफ पेस के साथ वो भी इफेक्टिव थे, और फिर कभी एजाज बॉल कर लेते थे, कभी आमिर सोहेल से बॉलिंग करवाते थे। तो वो जो 5th बॉलर था वो इसलिए ज्यादा परेशान नहीं हमें किया, जो नॉट सो रेगुलर बॉलर था हमारा जो 5वां, क्योंकि विकेटें टॉप की मिल जाती थी फ्रॉम रेगुलर स्ट्राइकर्स। और फिर वही बात है कि जब जज्बा होता है, फील्डिंग आप अच्छी करते हैं, आपने देखा फाइनल में लाजवाब हमने फील्डिंग की, जिसकी वजह से बहुत वो फैक्टर था बहुत बड़ा, बड़े अच्छे कैचेस लिए गए। सो राइट मोमेंट पे क्लिक करना, हर कोई एक मैन ऑफ द मैच बनता जा रहा था, मुख्तलिफ इंडिविजुअल कम द फाइनल। सो क्लिक हमने बिल्कुल ठीक टाइम पे किया। और न्यूजीलैंड वालों के साथ तो रमीज भाई आपने और आपकी टीम ने इतनी बड़ी ज्यादती की, उसके बाद वो फिर वर्ल्ड कप ही नहीं जीत सके, और इवेंचुअली मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड कप उनका ही था। मार्टिन क्रो उनके सबसे बड़े कप्तान अपनी पीक पर, फिर डैनी मॉरिसन, उसके अलावा दीपक पटेल वाला उनके पास जो एक्सपेरिमेंट था, मार्क ग्रेट बैच पहले पिन हिटर बन के उभरे, रदरफोर्ड, मुझे एक दो और नाम उनके देह में इस पर नहीं आ रहे, लेकिन एक बड़ी प्रॉपर किस्म की और एक इम्प्रोवाइज किस्म की ओडीआई टीम थी। और आई थिंक वो जो मैचेस आपने पहले एक ग्रुप मैच जीता जहाँ आपने सेंचुरी भी की, और फिर जो सेमीफाइनल, आई थिंक ये शायद पाकिस्तान के आप कह सकते हैं कि न्यूजीलैंड की हिस्ट्री के सबसे 2 बुरे मैचेस और हमारे उस कॉन्टेक्स्ट में 2 बहुत बड़ी जीत हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग कंडीशंस बड़ी मुख्तलिफ थी और मुश्किल थी, इसलिए बाउंस होता था।
न्यूजीलैंड में लो बाउंस था, जैसे कि आप घर पे खेल रहे हैं। उस जमाने में न्यूजीलैंड में तेज पिचेस नहीं बनती थी, ठीक है, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस तो अभी उन्होंने डालनी शुरू की हैं। सो हमें ये आइडिया था कि दीपक पटेल को हम संभाल लेंगे, स्पिनर को जनरली हम अच्छा खेलते हैं, और फिर क्योंकि उनके पास कोई तेज बॉलर नहीं था सच, हालांकि डैनी मॉरिसन ठीक ठाक स्पीड पे बॉल करते थे, बट एक वो जो कॉन्फिडेंस था ना कि मुश्किल हाई बाउंस से लो बाउंस पे बैटिंग करेंगे, वो मसला नहीं था, और वही हुआ एंड में, क्योंकि हमने आसानी से एक तरह से वो लीग मैच जीता, फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया, और 262 स्कोर उस जमाने में बहुत लंबा चौड़ा वो स्कोर होता था जी। तो वहां तक भी पहुंच गए। तो उसका सबसे बड़ी एडवांटेज यही थी कि हम हाई बाउंस से लो बाउंस न्यूजीलैंड के पिचेस पे आए, और फिर हमारे पास बॉलिंग ऑप्शंस भी बहुत अच्छे थे न्यूजीलैंड की कंडीशंस को सामने रखते हुए, क्योंकि वो ड्राई पिचेस थी। दीपक पटेल को सामने रख के उन्होंने बनाई थी अपने मीडियम पेसर्स के लिए, गेंद फंसता था थोड़ा सा, तो उसमें मुश्ताक, इकबाल सिकंदर दोनों ने विकेट्स लिए, और क्रूशल टाइम पे ब्लोज जो थी वो डिलीवर की। आप सही कह रहे हैं, उनके लिए तो खैर मुझे याद है वो स्मिथ उनके विकेट कीपर, तो उन्होंने रो रो के बुरा हाल हो गया था उनका जब वो सेमीफाइनल हारे थे, क्योंकि उनका वो आखिरी मैच था। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और रमीज भाई, आपकी जो इनिंग है ऑब्वियसली 2 सेंचुरीज आपकी थी, और बड़े अच्छी आपकी कंसिस्टेंसी रही, और टॉप ऑर्डर पे आपके रन भी बड़े क्रूशल थे, बट वो जो सेंचुरी थी, क्योंकि मुझे याद पड़ता है इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं था जहाँ आपने सेंचुरी की थी, और ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा रन आपके थे। वो इनिंग आपको अच्छी तरह याद होगी। जी अच्छी तरह याद है, इसलिए कि 2 जल्दी विकेट्स गिर गई थी, फिर जावेद मियां मेरे साथ खेलने आए, और कमाल के वो प्लेयर थे। सो मुझे वो वाकया याद है, डैनी मॉरिसन तेज बॉलिंग कर रहे थे, 1-2 बाउंसर किए उन्होंने, जावेद भाई को उनके ग्लव्स पे गेंद लगा, फिर मेरे पास आए मिड विकेट पे, और आके कहते हैं देखो इसने तुम्हें अगर बाउंसर किया तो उसको चौका हुक मार देना। खैर वो इत्तेफाक ऐसा हुआ, उन्होंने बॉल किया, मैंने पुल मारी, चौका हो गया। तो ये नॉन स्ट्राइकर से डैनी मॉरिसन के पीछे पीछे वो अपने रन अप पे जा रहे हैं, और जो गाली दे रहे हैं कि बोले में अनदर बाउंसर, तो उसने 2-3 मुझे तीखे बाउंसर किए। फिर मैं उनके पास गया जाए, मैं कहा ये देखें क्या कर रहे हैं आप, तो नॉन स्ट्राइकर पे हैं, तो गोलियां वो मुझे निकाल रहे, कहते नहीं मैं नॉन स्ट्राइकर से ही उसको बिल्कुल ही आउट ऑफ फोकस कर दूंगा। सो उनके साथ पार्टनरशिप लगाने का बड़ा मजा आता है, बहुत कुछ सीखने को मिला। और इनफैक्ट उन्होंने एक जो क्लासिक बात की, मेरे साथ कोच में बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा कि तुमने ऑस्ट्रेलिया में स्कोर करना, मैं कहा जी, तो कहते हैं बस वो प्रैक्टिस तुमने 2 चीजों की करनी है, कि कट शॉट और फ्लिक शॉट। ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाउंस होता है ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे, और वो मतलब जबरदस्त 2 चीजें उन्होंने बताई। छोटी सी चीजें थी, मगर मेरी बैटिंग में कमाल का निखार आया उन 2 चीजों को जब मैंने प्रैक्टिस किया। अच्छा, आप जब ये बात करते हैं मेरे ज़हन में ज़रूर आया कि 87 का स्पेशली, क्योंकि हमारी जनरेशन तो 87 के बिल्कुल इन सिनेरियो से वाकिफ़ नहीं है, जो हमने सिर्फ सुने कि किस तरह वो हम सेमीफाइनल में अनएक्सपेक्टेड हारे, एक बड़ी टीम थी, लगता ये था इंडिया पाकिस्तान फाइनल होगा, इवेंचुअली दोनों ही सेमीफाइनल हार गए। तो वो जो एक पेन था, वो जो हमने ऑब्वियसली उसको एक्सपीरियंस तो नहीं किया इस जनरेशन ने, बट रमीज़ भाई वो आपको याद है, क्योंकि 87 में जैसे वो इमरान भाई की रिटायरमेंट, इमरान खान साहब की, उसके बाद फिर उनका वापस आना, और फिर ऑब्वियसली वो 92 का कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो एक बहुत बड़े दुख से गुजर के एक बड़ी खुशी मिली थी, वो 87 भी तो याद आता होगा। मुझे पता नहीं आप लाहौर को कितना जानते हैं, जब हम पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर से निकले ना और नहर पे आए, तो हाफ वे नहर पे लाइनें शुरू हो गई कदाफी स्टेडियम जाने के लिए, और हम हैरान थे कि इतने लोग कैसे समाएंगे कदाफी स्टेडियम, और ऐसे खड़े हुए थे डिसिप्लिन के साथ, और ड्रू की रफ्तार से वो क्यूज आगे बढ़ रही थी। सो लोग तो ये अज्यूम कर गए थे कि हम 87 का वर्ल्ड कप जीत गए, क्योंकि वो हमारी बड़ी जबरदस्त टीम थी। वहां अब्दुल कादिर थे हमारे पास, फिर इमरान भाई अपनी फॉर्म में थे, वसीम अकरम बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तो हमारा बॉलिंग अटैक अच्छा था, बैटिंग हमारी क्लिक कर रही थी, मगर वो हमेशा ठेस रहेगी, इसलिए कि इतनी बड़ी टीम, इतनी अच्छी टीम, मगर एक मैच आपने ठीक नहीं खेला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और फिर हम बाहर हो गए थे। तो वो उसकी बिल्कुल एक चोट जो थी उसके साथ हम 92 में उतरे थे, और वो कोर जो था हमारा ग्रुप, वो वही था जो 87 में था। सो हमें पता था कि लॉस कैसा होता है, कितनी बुरी तरह आपको हर्ट करता है, और हम वही बात है कि एक्सपीरियंस भी था थोड़ा सा, हम अपनी प्राइम में थे, एज वाइज अपनी बेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे, और फिर कप्तान बहुत शानदार था, फिर जावेद भाई थे। सो जो न्यूक्लियस था ना, वो बड़ा अच्छा फॉर्म हुआ था, अराउंड 2 ग्रेट प्लेयर्स, और फिर छोटी छोटी हम सब की भी कॉन्ट्रीब्यूशंस।
ठीक है पूरा में रमीज भाई ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ज़रूर फाइनल के ऊपर बात करेंगे और ज़्यादा, चूँकि फाइनल की तो बहुत ही एक एक मोमेंट जो है वो यादगार है, हर एक मोमेंट पे बात की जा सकती है। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद 92 वर्ल्ड कप के हवाले से हमारा स्पेशल प्रोग्राम रमीज राजा साहब के साथ जारी है। रमीज भाई आपकी परफॉर्मेंस जैसे मैंने कहा कि बड़ी आउटस्टैंडिंग थी, 2 सेंचुरीज भी थी, बट आपसे ज़ाती तौर पे आई थिंक आप इसको बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इतना अच्छा वर्ल्ड कप था बट सेमीफाइनल फाइनल में जिस तरह की आपकी फॉर्म लगी थी, अनफॉर्चुनेटली हर रोज़ तो आप स्कोर नहीं करते, पर रहा कभी दिल में कि इन 2 मैचेस में थोड़े और अच्छी परफॉर्मेंस हो जाती। वर्ल्ड कप तो आपका बड़ा अच्छा था, कंट्रीब्यूशन इमेंस थी, बट कभी ख्वाहिश निकली दिल से कि काश इन 2 मैचेस में थोड़ा और अच्छा हो जाता? जी रमीज भाई आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, आपको आ रही है? जी रमीज भाई 92 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल फाइनल के हवाले से जी मैं ये कह रहा था कि वो सेमीफाइनल में तो स्कोर किया था 40-45, जी मगर फाइनल में जो है ना वो प्रॉब्लम हो गया, इसलिए कि मुझे याद है जब मैं और आमिर सोहेल बैटिंग करने के लिए गए तो मैंने आमिर सोहेल से जिक्र किया कि इतनी सनलाइट बिल्कुल सर के ऊपर और व्हाइट सरफेस थी कि व्हाइट बॉल जो था ना वो पड़ने के बाद नजर नहीं आ रहा था। सो थोड़ा सा उसका भी एक झाका सा था। फिर मैं समझता हूँ कि मैं नॉट आउट था, वो बकनर ने मुझे यहाँ थाई पे गेंद लगा और आउट दे दिया। तो मैं अभी तक एंड तक उससे ये कॉन्टेस्ट करता रहा कि मुझे गलत आउट दिया उसने, बट एनीवे अच्छी बात ये है कि फाइनल जीत गए। तो फिर वो एक पर्सनल लेवल पे आपको चोट नहीं लगती। हाँ जरूर होता है कि अगर फाइनल में किया और स्कोर तो उसका एक मजा ही अलग होता है, बट क्योंकि टीम जीत गई और दुनिया में हमारी वाह हो गई तो वो खासा कॉम्पनसेट हो गया मामला उस वजह से। बिल्कुल, और डिफरेंटेस इतने तेज बॉलर भी नहीं थे, काश डीआरएस होता तो आज ये इवेंचुअली जो आप उनसे हमारा एक डिबेट थी वो शायद ना होती। बट ये जो फैसला था इमरान खान साहब का खुद ऊपर आके खेलने का, और जावेद मियांदाद तो खैर ऊपर खेलते ही थे जब 2 विकेटें गिर जाती थी, ये पहले से डिसाइड था रमीज भाई मीटिंग में? ये आपको लगता है कि ड्रेसिंग रूम में जब 2 विकेटें जल्द गिरी इसके पीछे क्या स्टोरी है? नहीं, वो आई थिंक खासी देर से सोच रहे थे क्योंकि नंबर 3 पे मसले मसाइल चल रहे थे। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली सलीम मलिक की फॉर्म नहीं थी और एकदम से प्रेशर पड़ रहा था मिडिल ऑर्डर पे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि मैं प्रेशर संभाल लूंगा, मैं इनिंग्स को एंकर भी कर सकता हूँ, गाइड भी कर सकता हूँ और उन्होंने करके दिखाया जो कि बहुत ही एक मास्टर स्ट्रोक थी। मैं फिर से कहता हूँ आसान काम नहीं होता है कि एक तरह से आप अपने आप को इम्पोर्टेंट मैचेस में पेश कर दें इस तरह से, मगर इमरान खान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, प्रेशर में अपने आप को बैक करना, ये सब चीजें जो हैं वो हमारे लिए एक मशले राह है। और फिर जिस तरह से वो खड़े हुए फिर फाइनल में जो पार्टनरशिप थी वो बड़ी क्रिटिकल थी। सो ये पहले से डिसाइडेड था कि मैं नंबर 3 पे खेलेंगे। और ये कितना ऐसा लगता है कोई स्क्रिप्टेड जैसी चीज़ लगती है कि आपके जो 2 ग्रेड्स है ऑल टाइम वो फाइनल में एक साथ क्रीज पे यकजा हो जाएं और फिर वो पूरी टीम को कैरी आउट करें। हालांकि स्लो स्टार्ट था, मुझे याद है 29 ओवर में आई थिंक गालबन 100 रन हुए थे और उस वक्त लग रहा था कि कहीं कोई कम रन ना बना जाएं, बट ये कितना फिटिंग था रमीज भाई के, और ये शायद ग्रेड प्लेयर्स को ये डिजर्व करते हैं कि वो दोनों ग्रेड इकट्ठे हुए और फिटिंगली दे वन अ वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान। देखिए इन दोनों की ग्रेटनेस ये थी कि सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरह से रीड करते थे और फिर प्रेशर को एब्जॉर्ब करना और सही मौके के ऊपर चांस लेना और इनिंग्स को डीप लेके जाना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और उस वक्त बड़ा क्रिटिकल फेज होता था ये कि आपकी विकेटें हाथ में हो और फिर एंड पे आप अटैक करते थे। तो हमारी स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल थी कि हम एंड तक लेके जाएं इस इनिंग्स को और आखिरी के 10-15 ओवर्स में फिर अनलीश करें इंजी को। और वसीम अकरम बहुत अच्छी बैटिंग की उन्होंने, मोइन खान भी थे, तो हमारी ऑलराउंड स्ट्रेंथ थी लेटर मिडिल ऑर्डर में। बट इनका इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था कि इन्होंने पहले तो इनिंग्स को संभाला, फिर इनिंग्स को लेके गए, प्रेशर को एब्जॉर्ब किया और पार्टनरशिप के थ्रू एक तरह से इंडिया का जो एग्रेशन डेवलप हो रहा था, हमारी 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, उसको फिर नलिफाई किया। बिल्कुल, और बैटिंग में बड़े क्रिटिकल मोमेंट में पूछे लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जरूर। फिर जब पाकिस्तान की शुरू हुई उसमें भी बड़े ट्विस्ट आए और इवेंचुअली वसीम अकरम की वो शानदार 2 बॉल्स जो हैं उन्होंने मैच को सील किया, बट बहुत एक
वेल फॉट मैच रहा थ्रू आउट, कम से कम इंग्लैंड की मिड इनिंग तक। उसके बाद ऑब्वियसली वसीम ने जब उसको पूरा एक कह सकते हैं ना, उसको मैच को कंट्रोल कर लिया, पूरे जो सिचुएशन थी इसको रमीज़ भाई के साथ याद करेंगे। चलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। तो रीप्ले के खुसूसी एपिसोड में हमारा जो जिक्र और जो बड़ा जो कह सकते हैं ना जर्नी पहुंची है जनाब मिडल ओवर्स के बाद। और रमीज़ भाई जो ऑब्वियसली इंतजाम के कुछ फास्ट रन थे और वसीम अकरम के स्पेशली जो 18 गेंदों पर 33 रन मुझे एग्जैक्टली अगर याद आ रहे हैं तो देवर ये बहुत क्रूशल रन थे। 250 उस ज़माने में तो जब हुआ था तकरीबन तमाम लोगों को इत्मीनान था ये मैच अब पाकिस्तान का है। हाँ मतलब पास स्कोर था, फाइटिंग स्कोर था, मगर उस वक्त हम बिलीव करते थे कि टॉस जीत के बैटिंग करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि रन चेज में प्रेशर में आ जाती थी हमारी टीम। और फिर वो जो जज्बा था ना कि वर्ल्ड कप का फाइनल है और एकदम से जो मोमेंटम पिक किया लेट मिडल ऑर्डर ने, इनसी की बात की, फिर वसीम अकरम की जो इनिंग्स थी वो बड़ी क्रिटिकल इनिंग्स थी, इसलिए कि वो जो स्कोर कहीं लड़खड़ा रहा था वो एकदम से जैसे कि उसमें फूक भर दी गई हो। सो हमारे पास रन थे लड़ने के लिए और स्टार्ट बहुत ही अच्छा था बॉल के साथ, बट ओवरऑल वो जो एक एनवायरनमेंट बनी होती थी ना लेवल से डाई की, उसी एनवायरनमेंट और उसी स्पिरिट से हम 250 तक पहुंच गए। और बॉथम ऑब्वियसली वन ऑफ द ग्रेट ऑलराउंडर, लेकिन पाकिस्तान के साथ कुछ मेरे ख्याल में इतने अच्छे उनके रिलेशन मनासिब नहीं रहे और कोई ना कोई मसले मसाइल होते थे। आई थिंक उनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट थी और बड़े गुस्से में गए थे। अगर आप वो फील्ड में देख रहे थे आउट पुतनी उस ज़माने में DRS नहीं था, मुझे एक्जैक्टली नहीं कह सकता कि बॉथम के एक्सपीरियंस ऐसा एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे कि बल्ला नहीं लगा। आपको क्या लगा था? और आई थिंक बहुत गुस्से में, मैंने शायद कभी इतना देखा नहीं बॉथम को। हाँ नहीं, आई थिंक वो मुड़ के जैसे उन्होंने देखा ना, अभी भी आप अगर वीडियो देखें यूट्यूब के ऊपर तो आपको आइडिया हो जाएगा, जब आप मैच मारते हैं तो पीछे कीपर को देखते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। बट मैं क्योंकि दूर था मुझे आवाज तो नहीं आई, बट यू नो इतनी स्ट्रॉन्ग अपील थी और DRS नहीं था, सो फारे हो गए। बड़ा अच्छा बॉल था, गुड लेंथ से गेम राइज किया और उनको टर्न अराउंड किया और पेस से बॉलिंग की है वसीम ने। वो जो पहला स्पेल था बहुत पेस किया उन्होंने। बिल्कुल। और चाहे ग्राहम बूच की बात करें, नील फेयरब्रदर हो या उस ज़माने में ग्राहम हिक की बात कर लें, तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग थी उनकी जो उस वक्त की आई थिंक मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से बहुत फिटिंग थी उनकी बैटिंग, इसलिए वो 92 वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा भी करके आए थे। और रमीज़ भाई कहीं आपको लगा था स्पेशली जब वो मुश्ताक ने जब बूच को आउट किया और उससे पहले उसके बाद ऑब्वियसली जब वसीम ने 2 विकेटें बैक टू बैक हासिल की, अच्छा खासा कंट्रोल इंग्लैंड ने कर लिया हुआ था मिडल ओवर्स में, लग रहा था कि जैसे मैच में उनकी गिरफ्त ऑलमोस्ट हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है। और देखें ये मत भूलिए कि हमारा ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बहुत ही खराब है जनरली, मतलब बहुत कम हम सीरीज जीते हैं वहां पे। सो इस लिहाज से भी ये वर्ल्ड कप 92 बड़ा स्पेशल था और उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हमने की थी। मैं फिर से कहता हूं कि अभी भी जब अवे टूर्स पे पाकिस्तान टीम को मार पड़ रही है, पिछले 5 सीरीज हम अवे टूर्स की हारे हैं मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ, प्रिपरेशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आप पहले जाएं, एक्लिमेटाइज करें। हम पहली टीम थी जो अपने खर्चे पे कोई 20 प्लेयर्स को लेके गए, 20-25 प्लेयर्स थे और वहां पे फिर टीम अनाउंस की, प्रैक्टिस मैचेस खेले गए, हारे हम, मगर फॉर्म का पता चलता गया और फिर आपके पास एक कॉम्बिनेशन आ गया और फिर वो टीम अनाउंस की। तो हमारी प्रिपरेशन सबसे अच्छी थी बाकी टीम्स के हिसाब से। हम सबसे पहले वहां ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गए थे टू एक्लिमेटाइज टू द कंडीशंस। सो उस लिहाज से भी ये फिर वर्ल्ड कप जो था बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। जो आपने बात की ना कि बड़ी अच्छी उनकी इंग्लैंड की टीम लग रही थी, वो इसलिए कि ऑस्ट्रेलिया में वो अच्छी तरह से खेलते आए थे और अच्छा टफ टाइम देते थे ऑस्ट्रेलियन टीम को। ठीक है, वसीम रमीज़ राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आई थिंक कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम हुआ है, उनको हम दोबारा से जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और वर्ल्ड कप का पैकेज ऑब्वियसली जो कि आखिरी लम्हात में हम पहुँचे हैं और रमीज़ भाई को हम दोबारा रिकनेक्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने जब फाइनल जीता वो क्या लम्हात थे उनको दोबारा ताज़ा करते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट की सूरत में। तो एलन लैम्ब और जब क्रिस लुइस की विकेटें ली तो मैं देख रहा था कि ना सिर्फ आप बल्कि आमिर सेठ जिस पे कैमरा गया ऑलमोस्ट समझ में आ गई थी कि मैच पकड़ लिया। और वो जो 2 बॉल्स हैं, 2 लम्हात हैं, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े मोमेंट्स हम कह सकते हैं रमीज़ भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट मोमेंट्स, क्योंकि वसीम अकरम ने मैच को किल किया वहाँ पर। एब्सोल्युटली, इसलिए कि 2 आउटस्टैंडिंग डिलीवरी थी। एक तो जो पहले
आई थिंक लैम्प थे, उनको बोल्ड किया। वो जो आउट स्विंग किया उन्होंने, वो बड़ा मुश्किल एंगल होता है लेफ्ट आर्म के लिए, और फिर प्रेशर में आप जो है अपने औसान खता भी ना, मगर वो बिल्कुल फोकस थे और मेक और ब्रेक सिचुएशन में उन्होंने लाजवाब बॉलिंग कर दी। फिर उसके बाद जो दूसरे आए लुइस, तो उसके ऊपर एक छोटी सी, मुझे याद है अभी तक, हडल हुई और कहा कि जी इनको क्या बॉल किया जाए, इन स्विंग या आउट स्विंग। सो सबने यही कहा इंक्लूडिंग इमरान खान कि नहीं, इसको गेंद इन स्विंग करना चाहिए, इसलिए कि एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि गेंद आउट स्विंग हुआ, क्योंकि लैम्प जो आउट था वो आउट स्विंगर से हुआ था। ठीक है, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। जब ब्रेक से वापस आते हैं रमीज भाई, तो फिर हम जरूर बात करेंगे जो सेलिब्रेशन, और फिर अब जो हम अगले वर्ल्ड कप जीतने की बात करते हैं कि मेंस वर्ल्ड कप जीते हुए हमें अरसा हो गया। हमने उसके बाद T20 वर्ल्ड कप भी जीता है, चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती, बट मेंस वर्ल्ड कप जीतने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, सेलिब्रेशन के हवाले से भी ज़रूर यादें ताज़ा करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। और आप रिप्ले में खुशामदीद रमीज भाई। दो आखिरी सवाल करूंगा। एक तो ऑब्वियसली वो विनिंग मोमेंट्स और जिनको देख के हम दोबारा से बहुत खुश होते हैं, और फिर जो सेलिब्रेशन थी और उन मोमेंट्स को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जो कि हम तो या बहुत सारे लोग तो अब तक देखते हैं तो इतना मज़ा आता है, और उस चीज़ को बतौर खिलाड़ी एक्सपीरियंस करना, ग्राउंड के अंदर खान साहब को हवा में ट्रॉफी बुलंद करते हुए देखना, मस्ट बी लाइफ टाइम मेमोरीज और वो मोमेंट्स हैं। हाँ, वो जब गेंद हवा में गया ना, एक तो इमरान खान की बॉल का था, तो वैसे आप थर-थर कांपना शुरू हो जाते हैं कि कहीं कैच छोड़ दिया फिर गालियां शुरू हो जाएंगी। सो एक वो प्रेशर था, मगर एक कल्मिनेशन ऑफ ग्रेट कैंपेन भी थी। जैसे वो हवा में गया कि चलो खत्म हुआ मामला, और शुक्र है कि जितनी मेहनत की थी वो रायगा नहीं गई। और फिर हमने अपने आप को बैक किया हुआ था कि हम जीतेंगे। कोई ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड उस वक्त दुनिया की हाईली रेटेड टीम थी कि हम जीत नहीं सकते हैं। बड़ी बड़ी टीम्स को हराया हमने इस कैंपेन में। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बहुत बड़ी बात थी। तो ये बहुत सारी चीजें लेके हम मैदान में उतरे थे, और वो थी फिर के इतना कुछ हम सीख के आए उस 1-1.5 महीने की कैंपेन में, क्रिकेट के हिसाब से और वैसे भी कि जिंदगी एक तरह से आपको क्रिकेट सिखाती है कि इसके तौर तरीके, और जब आप गिरते हैं तो कैसे खड़े होते हैं। तो ये सब हमने 1-1.5 महीने में सीख लिया था। इज्जत और जिल्लत दोनों में मिल गई थी। यहाँ पे जब हम मैचेस हार रहे थे तो मैंने बात भी की है कि यहाँ पे जो रिपोर्टर्स थे उस वक्त तो सोशल मीडिया होता नहीं था कि इस फ्लाइट से ये वापस आ रहे हैं, इनको जूतों के हार से इनका इस्तेमाल किया जाए। सो खासा हमने जो है ना वो डर्ट जो है उसको एब्जॉर्ब किया और फिर मौके के ऊपर चौका लगाया। और रमीज भाई ऑब्वियसली 99 तो हमारी जनरेशन को तो वो हार्ट ब्रेक, पहला मेजर हार्ट ब्रेक हमें 87 तो नहीं मिला, तो 99 का फाइनल पे जो टीम हारी, आई थिंक मैं बिलीव ये करता हूँ कि शायद वन ऑफ द बेस्ट ODI टीम थी। चाहे वो 92 से बेहतर या नहीं थी, वो आप अच्छा मुझे कमेंट कर सकते हैं, बट वो ऑस्ट्रेलिया की टीम बीटेबल थी। देखिए उसके बाद एक तो वो फाइनल, उसके बाद फिर हम तो बहुत अरसे तक क्रिकेट वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं खेले। इवेंचुअली 2011 का हमने सेमीफाइनल जरूर खेला, बट फिर एक बड़ा लॉन्ग ब्रेक आ गया है। 2 चैंपियनशिप जरूर जीते हम लोग, बट इतना लंबा ब्रेक मेंस वर्ल्ड कप में जीत पाएंगे? 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, हमारी कंडीशन जिस तरह होगी तकरीबन मिलती जुलती, क्या कहते हैं आप? देखिए अभी टाइम है, अभी भी अपने आप को हम गेयर अप कर सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारा GPS जो है ना वो सेट होने की जरूरत है। बाकी दुनिया एक तरह की क्रिकेट खेल रही है और हम अभी भी फंसे हुए हैं मिडिल टियर में। क्योंकि डायरेक्शन जब तक कि ठीक नहीं होगी, GPS ठीक काम नहीं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि नीचे से लेके ऊपर तक क्या क्या चीजें हैं जो कि आपके काम आएंगी टू विन द वर्ल्ड कप। क्योंकि ये प्रिपरेशन शुरू होती है क्लब लेवल, फर्स्ट क्लास, अंडर 19, वहां से टैलेंट जब तक के ऊपर ठीक नहीं आएगा तब तक आप चैंपियन नहीं बन सकते हैं। सिलेक्शन ठीक, फिर कप्तानी बहुत अच्छी है, इसलिए कि ये बहुत बड़ी कैंपेन होती है, यानी कि दुनिया की बेस्ट टीम्स प्रिपेयर्ड आती हैं। आपको कप्तानी अच्छी करनी है, आपको लकी होना है बेनकाब, आपको बेस्ट टीम खिलानी है, इररिस्पेक्टिव कि आपके यार दोस्त उसमें बाहर हैं या नहीं हैं, वो खेलते हैं, डजंट मैटर, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना है। उसमें जो है बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत होती है, बट वही बात है, मकसद बड़ा रखें और डायरेक्शन ठीक करें। आखिरी सवाल सर, और अगला जो वर्ल्ड कप, अगली जो हमारी सीरीज आ रही है, एक तो वर्ल्ड T20 साल है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, फिर जो वनडे सीरीज है वो भी वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन राउंड का हिस्सा है। ये सीरीज़ आप इसको कैसे देख रहे हैं, और पाकिस्तान की जो सिलेक्शन हुई है
ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका की टीम वनडे में ज़्यादा मजबूत होगी, T20 में उनके प्लेयर IPL खेलने चले जाएंगे। आपको इस टूर के ऊपर आपका क्या एडवाइस होगी पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को, कैप्टन को, कि इन दोनों सीरीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना है? देखिए, एक तो कंप्लेसेंट नहीं होना, उनकी ए टीम खेल रही है, बेस्ट टीम खेल रही है, नहीं खेल रही है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपको, क्योंकि इंटरनेशनल सीरीज है और आप साउथ अफ्रीका में आपको मार पड़ती है। सो एक तो बहुत अच्छी आपकी ये बात होगी कि अगर आप जीत के आए और दुनिया को बताएं कि आप बाउंसी पिचेस पे अच्छा खेल सकते हैं, अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। सो रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है, आप जीतते जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा, आपके कॉम्बिनेशंस में बेहतरी आती जाएगी, कप्तानी बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि कप्तान को भी कॉन्फिडेंस आएगा जीतने से। कुछ यंग प्लेयर्स जा रहे हैं, उनको खिलाएं ताकि आइडिया होगा कि वो कितने पानी में है, आपका सिस्टम कितने पानी में है, आपकी जो बेंच स्ट्रेंथ है वो ऑप्शंस ठीक है या नहीं है। ये इस लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट दोनों सीरीज है, जिम्बाब्वे की भी और साउथ अफ्रीका की। और मैं समझता हूं कि पूरी लगन के साथ और जाके अगर उनकी बी टीम खेलती है तो बिल्कुल उनको लिताड़ दें, एम्बैरेस कर दें। ठीक है रमीज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ा मज़ा आया आज बात में, पुराने में आपके साथ बात करके। 92 वर्ल्ड कप की सारी एक कहते हैं ना फॉरएवर मेमोरीज हैं, लाइफ टाइम मेमोरीज, जिनको हमेशा हम याद करते हैं। और हमेशा 25 मार्च को ये सारे जो मोमेंट्स हैं, इनके जब फुटेजेस चलती हैं तो वो अच्छी यादें ताज़ा होती हैं। पुरानी रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।